निर्मला के बजट पर क्या बोले योगेंद्र यादव? आखिर निर्मला के बजट को किसने कह दिया हम्टी डम्टी बजट? दोस्तों वैसे बजट का भाषण तो बड़ा टेक्निकल होता है और भाषण के अलावा भी बजट बहुत लंबा होता है। जो पढ़ा जाता है वो बहुत छोटा सा अंश होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बजट के दिन कम से कम शेयर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट लेता है। लेकिन शेयर मार्केट को बजट कैसा लगा ये तो मैं आपको लगातार सुबह से कई खबरों में दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि बजट के जानकारों और विपक्ष के नेताओं को बजट कैसा लगा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बजट की आलोचना की। सबने कहा कि हमको कुछ नहीं मिला। तो फिर सवाल ये कि फिर मिला किसको, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र यादव को सुनते हैं, उनको ये बजट कैसा लगा। दोस्तों योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे और राजनीतिक विचारक विश्लेषक हैं, बहुत पहली नजर रखते हैं राजनीति में। लेकिन इसके अलावा योगेंद्र यादव की एक और पहचान है, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत काम किया। मतलब ग्रामीण किसान, खेत खलिहान, किसानों की कैसी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर हो, इसको बहुत करीने से करीब से समझते हैं योगेंद्र यादव। उन्होंने आज इस बजट के बाद कहा है कि वैसे तो पहले भी बजट से किसानों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक रस्म अदायगी होती थी कि हम ये देंगे वो देंगे। इस बार बजट भाषण में किसानों के लिए वो रस्म अदायगी भी नहीं की गई। किसान के सरकार की नजर से ओझल हो जाने की औपचारिक घोषणा हो गई है। 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने अभी पेश किया, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात गांव किसान खेती के लिए यही है कि अब आप हो नहीं, मन में पहले भी नहीं थे, लेकिन दिखावा होता था, योजनाओं की घोषणा होती थी, गांव खेती किसान मजदूर के बारे में कुछ बोलना पड़ता था। इस बार वो भी खत्म कर दिया गया है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, जिसमें खेतीहर मजदूर का जिक्र नहीं है, सिंचाई की बात नहीं है, फर्टिलाइजर की बात नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। जिक्र आता है अगर किसान का शब्दों में, तो किसके साथ? दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ। ये जो बेचारों की कैटेगरी है, अब वो है किसान। किसान इस देश के भविष्य का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आप किसान हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देंगे। आप बादाम उगाइए, वॉलनट उगाइए, आप कोको उगाइए, हाई वैल्यू काम कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भाड़ में जाइए। ये है संदेश निर्मला सीतारमण जी का और इस सरकार का किसान के लिए और ग्रामीण भारत। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी दोस्तों इस बजट को दिशाहीन बताया और कहा कि इस बजट में ना तो युवाओं के जॉब्स के लिए कुछ है, ना फिर जो आम आदमी है उसके लिए टैक्स में कोई बेनिफिट है। बेसिकली जो सरकार है उनको पता ही नहीं है कि समस्याओं को कैसे हल करना है। वहीं अखिलेश यादव ने भी बजट की आलोचना करते हुए शेयर मार्केट के लहूलुहान होने का जिक्र किया और कहा, आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। हमने तो पहले ही कहा था, सवाल ये नहीं कि शेयर मार्केट रविवार को खुलेगा, सवाल ये कि कितना और गिरेगा। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं तो उसके बजट से क्या होगी। हम तो भाजपा के हर बजट से 1 से 20 यानी कि 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट अपने कमीशन, अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। भाजपा का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार के अदृश्य खाता बही होता है। इस बजट में ना आम जनता का जिक्र है, ना फिक्र। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट ना देना टैक्स शोषण है। अमीरों का काम, कारोबार और घूमने फिरने में 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। निराशाजनक, निंदनीय बजट की आलोचना की है अखिलेश यादव ने और कहा कि हम निंदा करते हैं इस बजट की, क्योंकि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सच्चाई है दोस्तों कि आम आदमी के लिए वाकई में कुछ नहीं है। और इस बजट से सरकार ने ये बताया है कि भाई जो हालात देश की अर्थव्यवस्था के हैं, टैरिफ अलग लगा हुआ है और ट्रंप का कुछ पता नहीं है वो कब क्या कर दे। पूरी दुनिया में एक भयानक अनिश्चितता का माहौल है, वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया है। इससे ज्यादा हमारे पास और कोई स्कोप नहीं है। एक्चुअली में सरकार ने आसान भाषा में ये बोला है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको संडे की छुट्टी होती है, बजट के चक्कर में उनको काम करना पड़ रहा होगा, उनके दिल पे कैसे छुरियां चल रही होंगी। चलिए हम तो साल के 365 दिन काम करते हैं, संडे के दिन भी काम करते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी संडे की छुट्टी खराब हुई है उनको ये बजट सुनकर कैसा लग रहा होगा। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने तो इस बजट को हम्टी डम्टी बजट कह दिया। जी हाँ, हम्टी डम्टी बजट कह दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल को तो 1 पैसा भी नहीं दिया सरकार ने, और इस बजट को
महिला विरोधी, SC/ST विरोधी, यूथ विरोधी कहते हुए कहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था को ले जाना कहाँ है। This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, missionless, actionless. Economy is derailed. Anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-youth, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined. Social security subsidy declined. Fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize they have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money. Are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. Will get about more than 2 lakh crores from the central government. वही मनीष तिवारी जो अर्थव्यवस्था की बहुत ही गहरी समझ रखते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। मनीष तिवारी ने भी बजट की आलोचना करते हुए कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील चुनौतियां हैं। पिछले 1 दशक से नॉमिनल जीडीपी घट रही है, निजी निवेश नहीं हो रहा, जीडीए आ नहीं रहा। उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस स्वीकार करते हुए इसका कोई रोड मैप बनाएंगी। वहीं दूसरी ओर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी निकल कर आई जिस पर बात कम होती है, तो मुझे लगा मैं आपके सामने रख दूं। दोस्तों, अमूमन बजट में सरकार ये भी बताती है कि जो दुनिया भर में उसके इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं उस पर वो कितना इन्वेस्ट करेगी, लेकिन इस बार सबकी नज़र इस पर थी कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। दोस्तों, ये वही पोर्ट है जो कि ईरान में है। भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, लेकिन इस बार चाबहार पोर्ट में भारत और कितना निवेश करने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी बजट में नहीं थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत को जो अमेरिकी रियायत 2026 अप्रैल तक मिली है, फिलहाल भारत उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। और भारत ने जितना चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर दिया, अभी फिलहाल भारत उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करने वाला। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके न केवल यूरोप के रास्ते उसके लिए खुल जाते थे, बल्कि उसका जो पूरा तरीका है ट्रेड का बहुत आसान हो जाता था, बहुत सुलभ हो जाता था। और मनमोहन सिंह सरकार ने भी और मोदी सरकार ने भी चाबहार पोर्ट पे काफी इन्वेस्ट किया है। और चाबहार पोर्ट दरअसल चीन के सीपैक का जवाब था, लेकिन अभी इस बजट में चाबहार पोर्ट का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब भारत सरकार फिलहाल उस पर कोई फंड और नहीं डालने वाली है। वहीं अश्नीर ग्रोवर, आपने इनको दोस्तों शार्क टैंक में देखा होगा। शार्क टैंक पहले सीजन के जज थे ये, और उद्योगपति हैं और काफ़ी नज़र रखते हैं बजट पर, और हर उद्योगपति नज़र रखता ही है बजट पर। अश्नीर ग्रोवर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि बजट मुझे शार्क टैंक के मेरे एक पिच की याद दिलाता है, जो पिच बोलते हैं शार्क टैंक में। अश्नीर ग्रोवर, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया आपने, अपना भी और हमारा भी। अश्नीर ग्रोवर को आप जानते ही, उनकी बेबाकी इसी तरह की रहती है। तो बेसिकली वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बोल रहे हैं कि आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, हमारा भी टाइम वेस्ट किया। दोस्तों, वहीं आरजेडी की नेता है कंचना यादव, उन्होंने कहा इस बार के बजट में बिहार राज्य गायब है। बिहार में चुनाव था तो पिछले बार बजट में बिहार के लिए कुछ दिया गया हो या न दिया गया हो, लेकिन बार बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार का नाम तो लिया था। बीजेपी का बजट भाषण चुनाव के लिए होता है, काम के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं। यही शिकायत दीपेंद्र हुड्डा को भी थी, जो कि हरियाणा से सांसद आते हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब, केंद्रीय बजट से हरियाणा फिर गायब। पिछले 12 सालों की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट में हरियाणा खाली हाथ रहा। केंद्र की बीजेपी सरकार हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि हरियाणा से देश में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन और टोल वसूली होती है, लेकिन बजट में हिस्सेदारी 0 रहती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि हर कोई कह रहा है कि हमको कुछ नहीं मिला, हमारे राज्य को कुछ नहीं मिला, तो फिर मिला किसको है? चुनावी राज्यों को मिला है। जैसे तमिलनाडु को लेकर जो बजट भाषण में ऐलान किए गए, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश, केरल में भी चुनाव है आप जानते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब वो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, वो तो खैर सरकार ने नहीं बताया। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलकित झील के आसपास पक्षी देखने के लिए ट्रेल्स का विकास किया जाएगा।
कब होगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये भी नहीं बताया गया। लेकिन नारियल, काजू, कोको जैसी हाई वैल्यूड फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में बात कही गई है और जाहिर तौर पर इससे सीधा किसान जो कि केरल के हैं और तमिलनाडु के हैं उनको फायदा होगा, ये दावा करना है सरकार का। तो कम से कम केरल और तमिलनाडु जो कि चुनावी राज्य हैं उनका ध्यान रखा गया। इसके अलावा असम की बात करूं दोस्तों तो असम में NIMHANS2 स्थापित किया जाएगा। ये मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज के लिए होता है, मेंटल हेल्थ के लिए। और इसके अलावा दोस्तों असम में बौद्ध सर्किट के विकास की योजना भी शुरू की जाएगी और ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी ये शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल को भी कुछ ऐलान दिए गए हैं दोस्तों, जैसे दानकुरी ईस्ट से सूरत वेस्ट तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें माल ढुलाई का जो काम है वो आसान हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा केंद्र सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के तहत मालगाड़ियों के परिवहन के लिए भी ऐसी ही रेलवे परियोजनाओं की कोशिश भी कर रही है। इसमें भी पश्चिम बंगाल का जिक्र है। तो चुनावी राज्यों को बीच बीच में एक दो बार उनका जिक्र आया है। तमिलनाडु का जिक्र काफी आया, केरल का भी आया, लेकिन जैसा मतलब पहले होता था कि चुनावी राज्यों को भी बिल्कुल फोकस में रखा जाता था, इस बार वो भी नहीं है। बहुत ही फ्लैट बजट था। इसीलिए मैंने शुरुआत में मजे लेने के लिए बोला ना कि वो लोग जिनकी छुट्टी आज कैंसिल हुई है उनको दिल से बड़ा हर्ट हो रहा होगा। निर्मला जी के बारे में क्या सोच रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।